धन्यवाद ज्ञापन एक जो परंपरा है, सिस्टम है, तो करना चाहिए निश्चित रूप से। वैसे हमारा कार्यक्रम बहुत अनौपचारिक रहता है, इसकी बहुत औपचारिकता कम नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सुनीता जी आई यहाँ पर। अमरीश यार की पुस्तक है, इस पर इतना सारा काम किया है, किसी बड़े फिल्म मेकर पर इस तरह से रिसर्च करना। और मैं मानता रहा हूँ कि नो डाउट आपने कहा, मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि अंडररेटेड मतलब रहे हैं डायरेक्टर, इन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे सिनेमा में राज साहब का है। इतने वैरायटी सब्जेक्ट्स को लेकर के रेयर ऑफ रेयरेस्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया है और किसी ने नहीं किया है। ऐसे ही साहित्य में, नाटक में हमारे जो नाटककार हैं डॉक्टर शंकर शेष, तो ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हर सब्जेक्ट पर नाटक लिखे, लेकिन वो बहुत अंडररेटेड है। जैसे राज साहब, इनको अलग अलग विषय, ऐसे सस्पेंस किसी ने नहीं बनाया, ऐसी प्रेम कहानी किसी ने नहीं बनाई, ऐसा गाने किसी ने नहीं बनाए होंगे। तो खैर उसके लिए, और हर्षदा जी आपका बहुत बहुत आभार। आपने रवि जी, आपने समय निकाला, आप सब लोग आए और समय निकाल करके इस कार्यक्रम में। ये लगातार आप आइए और ये ध्यान रखिए कि अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि हर महीने के आखिरी शनिवार को होता है। नहीं आपको पता चल रहा है तो फिर किसी से पूछ लीजिएगा कि कब है, लेकिन ऑलवेज आपके पास ये सूचना ही जाती है, ये है। तो आप आइए और बाकी लोगों को लाइए। अगली बार भी हम निश्चित रूप से कोई फिल्म होगी, डॉक्यूमेंट्री होगी, तो इससे हमारे विचारों से जुड़ी होगी, जो भारत के विचार हैं, उसको देखिए और और देवमणि जी का बहुत बहुत आभार, जो हमारे कम समय तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो ये किताब की जर्नी जो है शुरू हुई थी 2000 अराउंड लेट 2020 और 2021 के शुरू में इसमें काम शुरू हुआ था। तो करीब 4.5-5 साल की जर्नी रही ये किताब लिखने का। ये राजी का जो परिवार है, जहाँ पे राजी की एक बेटी यहाँ पे बैठी है, सुनीता जी। तो अनीता खोसला और उमा कपूर उनकी 2 और बेटियां हैं, जिन्होंने जो मेरे पास आई थी ये किताब लिखने का ऑफर लेके। तो मैंने बचपन में राजी की कुछ फिल्में देखी थी, बट बहुत ज़्यादा उनके बारे में मुझे पता नहीं था। ये भी एक कारण रहा वो ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे जानना था उनके बारे में और ज़्यादा। सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट है बचपन का, जिसके लिए ये बहुत रिमार्केबल रहा ये नाम मेरे लिए। मैंने एक कुछ 2-3 फिल्में ही उनकी देखी थी, बट एक चीज़ मुझे बहुत स्पेसिफिकली याद है कि उनका नाम डायरेक्टेड बाय जैसे आता था, एक पर्टिकुलर सिग्नेचर की तरह से उनका नाम आता था। तो इसलिए ये बहुत मेरे दिमाग में बैठ गया था कि ये कौन इंसान है, डायरेक्टेड बाय और उसके बाद उसका सिग्नेचर आता है। तो मैंने अपने पिता से पूछा था तो ये कौन है और ये हु इज अ डायरेक्टर। तो पहली बार राजी के वजह से मुझे पता चला कि फिल्म मेकर कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है और उसका रोल क्या होता है एक फिल्म बनाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं पे मेरे दिमाग में था, राज खोसला ये नाम। तो ये भी एक कारण रहा इसको एक्सेप्ट करने के लिए। और जब लिखता रहा बहुत सारी चीज़ें पता चली, जो ये लिखने का जो मज़ा है वो और भी मेरे लिए बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे इट बिकेम अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी फॉर मी। बहुत सारी नई चीज़ें पता चली उनके बारे में मेरे लिए, बाकी लोगों को शायद पता हो। तो ये बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग। क्या था सवाल आपका? ये वही था। हाँ, तो ये एक रीज़न रहा राजी को और ये सब्जेक्ट लेने के लिए। मेरे पास ये सब्जेक्ट आया था और मुझे लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जानना इनके बारे में। और थोड़ा बहुत जैसे गुरुदत्त पे जितनी किताबें आई हैं, यासिर उस्मान की किताब आई है, नसरीन मुन्नी कबीर जी की किताब आई है, तो ये सारी किताबों में, या फिर देव साहब पे जितनी सारी किताबें आई, तो ये सब में
Raj Khosla is a footnote. तो आपके साथ में मतलब एक रिसर्च और दूसरा चैलेंज, किस तरह से आपने दोनों चीजों को फेस किया? रिसर्च तो देखिए, कोई भी किताब करने में रिसर्च तो जाता है। मेरा एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। मैं हमेशा जिसको प्राइमरी रिसर्च कहते हैं वो करने की कोशिश करता हूँ, लोगों से मिलके बात करके, या फिर जैसे मैं नेशनल आर्काइव में गया। नेशनल फिल्म आर्काइव में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है आज भी। 1940 से लेके मिड 2000s तक जितने सारे फिल्म मैगजीन्स हैं वो सब उनके पास आर्काइव है, डिजिटल कॉपीज। तो जो वो रिसर्चर्स को देते भी हैं रिसर्च करने के लिए, तो दैट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। और इसके अलावा NCPA जो है नरीमन पॉइंट में, NCPA की लाइब्रेरी, वो भी बहुत बड़ा एक मेरे लिए रिसोर्स रहा। बियॉन्ड दैट लोगों से मिलना, बात करना, जो हैं अभी हमारे साथ, ये थे ये बुक लिखने के समय, उनसे बात करने की कोशिश की। जितने सारे एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो धर्म जी हो, चाहे मनोज जी हो, मनोज कुमार जी ने मुझसे बात की, मुमताज जी, आशा पारेख जी, जितने लोग थे, वहीदा जी से बात हुई। लता जी गुजर जाने से पहले वन ऑफ हर लास्ट इंटरव्यूज ये बुक के लिए दिया उन्होंने, वन ऑफ हर लास्ट इंटरव्यूज, तो वो रहा। आशा भोसले जी के साथ बातचीत रही काफी लंबी चौड़ी। तो ये रहा। इसमें फैमिली ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, रीच आउट करने में, एक्सेस करने में। तो जितने सारे एक्टर्स और आर्टिस्ट ज्यादातर जो अभी हैं हमारे बीच, करीब करीब उन सबके साथ बात किया, वहां से बहुत सारी बातें पता चली। और इसके अलावा इंटरनेट जो है उसको बहुत गलत तरीके से भी यूज किया जाता है, बट अगर उसको सही तरीके से यूज करो तो उसमें बहुत सारा खजाना मिल सकता है, जो मुझे मिला। पुराने न्यूज़पेपर आर्काइव्स, डिजिटाइज्ड आर्काइव्स, उसमें से बहुत सारी चीजें मिलती है। और आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक फिल्म के क्रेडिट से आपको कितना कुछ मालूम पड़ सकता है। बहुत बड़ा मेरा सोर्स ऑफ रिसर्च वो था कि फिल्म के पहले जो क्रेडिट्स आती हैं, कौन असिस्ट कर रहा है और कौन कौन सी फिल्में किसका कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस चीज से बहुत सारी चीजें पता चलती। तो ये सब रहा रिसर्च करने का रिसोर्स। और चैलेंजेस सी व्हेन यू आर, जब आप ऐसे किसी के बारे में लिख रहे हो जो बहुत साल पहले जो गुजर चुके हैं, तो चैलेंजेस तो रहती हैं। खास करके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई 1940s और 50s का जो इन्फॉर्मेशन है, ये उससे पहले का, उनके बचपन का, वो सब ये करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। बट इट्स ऑल गुड। आखिर में मिल गई बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने एक्चुअली डायरेक्शन का करियर और असिस्ट करने का करियर शुरू करने से पहले उन्होंने एक फिल्म में एक्टिंग भी की थी, वो भी कोइंसिडेंटली मुझे मिल गया, इन्फॉर्मेशन उसका मिल गया, तो मिल गई। बट चैलेंजेस ज़रूर थी। एक और चैलेंज ये था कि बहुत सारे उनके कोलैबोरेटर्स, चाहे वो असिस्टेंट्स हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, चाहे सिंगर्स हो, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच नहीं है। तो वो बहुत दिक्कतें आई टू कवर द इनिशियल ईयर्स। तो ये कुछ चैलेंजेस रहे। रविराज जी, आप म्यूजिक क्षेत्र से जुड़े, तो आपसे जानना चाहेंगे कि राज खोसला जी का मतलब फिल्मों के इतिहास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके हिसाब से उनकी जो फिल्मों की लिस्ट है उसमें से म्यूजिक का किस तरह से, और क्या कुछ प्रोमिनेंट पॉइंट उसमें से है जो कि संगीत का एक इतिहास बनाती है? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये तो विषय ही इतना खूबसूरत है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एक संघर्ष, मादा और कुछ करने की जो उत्कट इच्छा होती है, तो वो हौसला बन जाता है। और समझ, ज्ञान और गहरे डूब कर जो मोती निकाल कर लेके आ जाता है, वो राज खोसला हो जाता है। ये खोसला साहब रहे हैं।
खोसला साहब कुछ ऐसा निकाल के लाते रहे हैं शुरू से कि वो अनपैरेलल्ड रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि उनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ यहाँ पर और आपको बहुत आश्चर्य होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। मेरे मित्र अरुण जी ने जब मुझे बताया कि राज खोसला साहब के ऊपर बातचीत होनी है और पता चला अमरीश जी भी आ रहे हैं, तो अब अमरीश जी ने तो बुक निकाली है और उसने गहरे रिसर्चर हैं वो कि उसमें सब आ जाता है, तो चाहे वो संगीत पक्ष हो या जो भी हो, तो फिर बोलने के लिए उतना रह नहीं जाता। तो मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो अमरीश जी से मैं करूँगा, सुनीता जी से मैं करूँगा, लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और वो इस बुक में भी नहीं होगी, मेरा दावा है। 2017 में मेरी बेटी अमेरिका पढ़ने गई और उसने फिल्म मेकिंग पढ़ाई की, तो और फुल थॉरो उसने कोर्स किया 2 साल का, बहुत कम होता है ऐसा। तो एमएस किया उसने फिल्म मेकिंग के ऊपर और इंडियन थी, इंडिया से वैसे ही हॉलीवुड का ज़्यादा लगाव है। हम बॉलीवुड वाले उतनी हॉलीवुड को पसंद नहीं करते जितना हॉलीवुड वाले बॉलीवुड को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बातें करते हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात हुई उस दिन, जिसको मैं रखने के लिए मैं यहाँ पे आया। तो बेटी बोलती है कि पापा एक दिन हमारा सेशन था और अलग अलग तरीके की फिल्मों का क्या ख़ास एक एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे फिल्में हिट होती हैं, क्या क्या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो उस दिन था मिस्ट्रीज ऑफ फिल्म सिनेमा, मिस्ट्रीज ऑफ सिनेमा, अल्फ्रेड हिचकॉक और ये सब चीज़ें उन लोगों ने पूरा बहुत लंबा चौड़ा वो क्रिएट किया है और वगैरह। तो उससे पूछा कि यू आर फ्रॉम इंडिया, सो टेल सम नेम्स ऑफ फिल्म मेकर्स। मेरी बेटी ने सबसे पहला नाम लिया संजय लीला भंसाली, क्योंकि वो आजकल के हिसाब किताब के हैं। दूसरा नाम महेश भट्ट, फिर तीसरा नाम करण जौहर, यश चोपड़ा, सब नाम लिए। राज कपूर का भी ले लिया, राज खोसला का नाम नहीं लिया। विड यू बिलीव कि वहाँ जो उनका जो सेशन ले रहा था, he was American only and he was from industry, he directed some Hollywood movies and all. उसने बोला few names you are missing, so सोचते लगे। So वो बोलता है I want to take one name, it's a राज खोसला, have you heard? Can you believe? हाँ, राज खोसला, have you heard? मेरी बेटी ने बोला yeah, I heard his name but not recording his movies and all. उसको नहीं देखा था। Okay, so I'll tell you how to create a mystery on cellulite. That is the most important part of making movie. वो अगर आप नहीं कर सकते हैं, no matter कि आपकी मूवी जो है वो मिस्ट्री ओरिएंटेड है, आपको प्रेजेंटेशन ऐसा करना, हर चीज में देखो आप मार दिया जाए, ये क्या मिस्ट्री है कि छोड़ दिया जाए, ये मिस्ट्री है। इस तरीके से रखा जाता है कि इसके साथ क्या होने वाला है, और वो लर्नेड आदमी ही कर सकता है। तो उन्होंने बोला, मैं आपको सब हिंदी में बताता हूँ, कि मैंने जब पता चला कि राज खोसला एक मिस्ट्री ओरिएंटेड मूवीज बनाते रहे हैं और ऐसा करते हैं, तो फिर मैंने उनको गूगल करके देखा। वो जो सेशन क्लास ले रहा था उसने बताई बात। तो फिर पता चला कि द बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम, वो कहीं उन्होंने पढ़ा तो वो लग जा गले है, जिसको पाया गया कि वो 20th सेंचुरी का बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ मूवी, तो वो लग जा गले को हिंदुस्तान के लोगों ने, वो पता चला कि वो तो राज खोसला की मूवी का है। तो उन्होंने वो गाना देखा और वो गाने को वो लेकर आए थे, तो उन्होंने दिखाया कि सी कैसा प्रेजेंटेशन है, ये लग जा गले को किस तरीके से लिया है इन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि इनका प्रेजेंटेशन देखो, तो फिर बिंदिया चमकेगी दिखाया, जो वो पाइप फोर्स में से जो शूट किया है, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ये है, और आपके यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव। अच्छा, बात करें राज खोसला की, सोचो आप इतने बड़े बड़े म्यूजिक अपने फिल्म मेकर्स रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने राज खोसला को लेकर बात की कि इनका फिल्म मेकिंग, फिल्म क्रिएशन और जो एक तरीका होता है, ये हॉलीवुड का तरीका होता है। तो आपके हिंदुस्तान में भी हॉलीवुड है, ये बात बताई। तो उसने बोला पापा ये तो बहुत कमाल की बात बता रहे हैं कि राज को अफोर्ड बोलिए। तो मैंने कहा अपने यहाँ पे जो आते हैं ना, समीर मदन मोहन है, ये उनकी मूवी जब लग जा गले जो उनका था। तो फिर उसने फिर पढ़ना शुरू, समझना शुरू किया, उसने कुछ मूवीज़ देखी
खास तौर से वो कौन थी, फिर मेरा साया और फिर अनीता, जिसमें वो सस्पेंस वगैरह क्रिएट किया गया था। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था, जो कि ये किसी के बात ही नहीं है कि वहाँ पर भी उनकी चर्चा होती है और बड़े लेवल पे चर्चा होती है। और जिस तरीके से चर्चा होती है, तो मुझे ये कहना चाहिए कि भले वो उनको कोई ये टाइटल नहीं दिया गया है शोमैन, पर मुझे बोलना चाहिए कि ये मास्टर ऑफ सिनेमा बोलना चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि उनका फिल्म मेकिंग, मतलब वो जो डायरेक्टर तो बहुत ही क्लास अपार्ट थे। इसके अलावा एडिटर फिल्म मेकिंग का सेंस था उनको, जिनको फोटोग्राफी और इनको ये इसका सेंस होता वही कर सकते हैं। स्टोरी राइटिंग, किस तरीके से नरेट करना, खुद गाते थे, खुद कंपोज करते थे, कितना सारा फिल्मों में जो जरूरी होता सब कुछ तो करते थे। तो मास्टर ऑफ सिनेमा जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो वो उनको एक टाइटल देना चाहिए हमें। और ड्यू क्रेडिट तो आप जानते हैं, तो जो समझता है वही, आप वो अपनी फिल्मों को ज़्यादा हाइप नहीं करते थे। कुछ बुरा है शायद आपका। तो वो उनकी फिल्में, वो खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइप नहीं देते थे, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं कि उनको ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, वरना तो वो बहुत ज़बरदस्त मेकर रहे हैं। और उनकी जिस तरीके से अब आप बताइए कि वहाँ कोर्स में अगर उनके बारे में चर्चा हो रही है और उनका रखा गया, उनके बारे में दिखाया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहाँ से लेके आना। बिल्कुल, एकदम आपने एक नायाब नज़रिया अपना रखा। अम्बरीश जी, आपकी तरफ बढ़ते हुए, मतलब मैंने जो सिनेमा का इतिहास पढ़ा है, उसमें से चंद फिल्म मेकर हैं जिनकी फिल्में तो हिट रही, साथ में उनके फिल्मों के गाने भी। आपके किताब में क्या ऑब्जर्वेशन, उस बारे में टिप्पणी हो? नहीं, टिप्पणी, म्यूजिक डायरेक्टर्स तो बहुत रहे, फिल्म मेकर्स बहुत रहे, बहुत सारे आइकॉनिक गाने हैं। अब मतलब हिंदी फिल्मों का इतिहास अगर देखा जाए तो लार्जली इंडियन म्यूज़िक का भी इतिहास है एक तरीके से। अगर आप इंडियन म्यूज़िक को एनालाइज करने जाएं या स्टडी करने जाएं, उसकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं पे आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। पॉपुलर म्यूज़िक के स्पेस में हमारे यहाँ फिल्म म्यूज़िक ही है, तो उसका एक तो बहुत बड़ा रोल रहा है फिल्म हिस्ट्री में। बट स्पेसिफिकली राज्य का जो मुझे लगता है आज भी स्ट्राइक करता है इतना टाइम लिखने के बाद भी, कि हर बार कहीं ना कहीं पे हम भूल जाते हैं। ये जो एवी हमने देखा, ये मैंने जब शुरू किया लिखना, मेरे दोस्त बहुत सारे फिल्म बफ हैं और ये सब है, तो राज्य के बारे में जब मैंने बोला, राजखोसला का नाम तो रजिस्टर हुआ, बट कौन से फिल्म थे, कौन से गाने थे, सब एक मतलब लग जा गले एक आध गाना, बट सारे गाने सबके जहन में नहीं था। फिर मैंने जब ये एक छोटा सा ये बनाया, कोलाज बनाया, उसके बाद एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग मी, अरे ये सारे गाने एक ही इंसान के काम से है, जाने क्या बात है, और लग जा गले, अच्छा जी मैं हारी। अच्छा, ये सब गानों में और एक चीज़ बहुत कॉमन है राज्य की फिल्मिंग में, जिस तरीके से वो गाने शूट करते थे, और कहीं ना कहीं पे उनके गानों में स्टोरी टेलिंग होती थी। अगर आप अच्छा जी मैं हारी, आपने काला पानी नहीं देखी, ठीक है, बहुत सालों तक मैंने तो नहीं देखी थी, और लेकिन वो गाना बार बार देखता था, दोस्तों के साथ देखता था, बहुत सारे लोगों के साथ देखता था। तो ये सारे गानों में देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, मतलब बिगिनिंग मिडिल एंड होता है। उसमें जिस तरीके से उसको फिल्म किया जाता है, उसमें भी एक स्टोरी टेलिंग होती है, भले ही आप फिल्म ना देखें। एक रिसेंटली एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट ने मेरा ये बुक के सिलसिले में मेरा इंटरव्यू करते वक्त मुझे पूछा कि राजखोसला के अगर गाने हटा दिया जाए फिल्म से, तो फिल्म में क्या रह जाएगा, जस्ट इवैल्यूएटिंग द फिल्म मेकर। तो मुझे ना थोड़ा सा एक शॉक लगा। फिर मैंने उनको बोला कि सॉन्ग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलर फिल्म मेकिंग। आप उसको, इट्स अ पार्ट ऑफ द होल, आप उसमें से इसको निकाल नहीं सकते। इट्स नॉट जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। आजकल जैसे होता है कि लार्जली
मतलब अमूमन फिल्मों में गाने बिकम डिस्ट्रैक्शंस। तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स के केस में ऐसा नहीं था। राज खोसला वाज वन ऑफ देम, जिसमें ये गाने जो थे दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टोरी। ये कहानी कही जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं पे डिवाइस है गाना। मेरा गांव मेरा देश के बारे में ये बोल रहे थे। मेरा गांव मेरा देश में एक गाना है जहाँ पे लक्ष्मी छाया को पॉइंट आउट करना है कि विनोद जी कहाँ खड़े हैं। पुलिस को बताना है कि ये आया है जब्बार सिंह, ये कहीं पे पीपल के नीचे खड़ा है और पीली पगड़ी पहने खड़ा है, और गाने में वो लिरिक्स है, ठीक है, जैसे वो पॉइंट आउट कर। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें कहीं ना कहीं पे, अगर वो फिल्म आपने देखी है या फिर नहीं देखी है, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक सर्टेन लेवल की स्टोरी टेलिंग है, तो उनका ये बहुत। और एक अगर ये बुक पढ़ेंगे, उनका एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप गानों के साथ था। एक तो वो बहुत बचपन में उनको क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग मिली हुई थी, बहुत ब्रीफली बट मिली ज़रूर हुई थी। पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित से उन्होंने संगीत सीखा था, तो और सिंगर भी बनना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप गानों के साथ था। बट एट द सेम टाइम एज अ फिल्म मेकर वो ये भी फील करते थे, और ये कोट है मेरा उनका बुक में, कि एक फिल्म मेकर के लिए गाना शूट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बहुत बड़ा हैसल भी हो जाता है कि एक कहानी मुझे कहनी है, मुझे फिर सोचना पड़ेगा कि उसमें कहाँ कहाँ पे गाने डालूं और गानों को कैसे यूज करूं, क्योंकि ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के बिना हिंदी फिल्म पूरी नहीं होती थी उस जमाने में। तो वो फिर अलग से सोचना पड़ता था कि स्क्रिप्ट में किस पॉइंट पे गाना डालूं और कैसे उसको ये करूं। तो समटाइम्स इट्स अ हैसल आल्सो एज एन इंडियन फिल्म मेकर। किसी को कोई सवाल पूछना है रविराज जी और अम्बरीश से? ये जो पहले की फिल्में हुआ करती थी जिसमें कि अक्सर ये दिखाया जाता था कि मजदूर जो मिल मजदूर हैं और मिल मालिक के बीच लड़ाई, या तो प्रेम संबंधों के ऊपर होता था जिसमें अमीर पिता की बेटी है और गरीब पिता का बेटा है। तो ये जो राज खोसला जी के आपने जो शीर्षक लिखा है कि ट्रेंड सेटर फॉर थॉट्स, ऐसी क्या विचार उनके मन में आए थे कि इस विचारधारा की फिल्मों के तरफ उनका वो रुखसत हुए और उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई? ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं कंप्लीटली गलत हो सकता हूँ। आई एम नॉट अ फिल्म एनालिस्ट और तो एज ए हिस्टोरियन मैंने जितना देखा है उनके काम को या दूसरों के काम को जितना स्टडी किया है, राज खोसला जी का एक बहुत यूनिक फीचर ये था कि वो बहुत सारे जॉनर्स में फिल्म बनाते थे, बहुत डाइवर्स जॉनर्स में फिल्म बनाते थे। एक पर्टिकुलर स्पेस नहीं था उनका। लोग हिचकॉक के साथ कंपेयर करते थे, बट एक कंपैरिजन उनका बिली वाइल्डर के साथ भी आता है हॉलीवुड में, क्योंकि उन्होंने नोआर भी बनाया था, कॉमेडी भी बनाया था, म्यूजिकल भी बनाया था। तो उसी हिसाब से राज जी भी, उन्होंने सस्पेंस भी बनाया, फैमिली ड्रामा दो रास्ते जैसी बनाई, डकॉइट फिल्में बनाई। तो बहुत सारे जॉनर्स में उन्होंने फिल्म बनाई। एक पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू जो आप बोल रहे हैं ना, कि एक पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू जो है क्लासेस का और किस तरीके से स्टोरी टेलिंग होगी, उसमें उनका एक बहुत अलग, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, क्योंकि अलग अलग जॉनर्स में वो कर रहे थे। एक जरूर था, आई डोंट नो वेदर दैट्स अ वर्ल्ड व्यू, बट उनकी जो हीरोइंस होती थी उनका एक बहुत बड़ा रोल होता था फिल्म में हमेशा। यूजुअली उस जमाने में देखा जाता था कि हीरोइंस का रोल एज अ लवर या एज अ पार्टनर या एज अ वाइफ इस तरीके का होता था, उससे बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता था। कुछ फिल्मों में होता था, बट आमतौर पे यही देखा जाता था। बट राज जी के फिल्मों में बहुत उनका डिटेल्ड रोल होता था, और राज जी बहुत कोशिश भी करते थे उनको उस तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए। साधना जी का लग जा गले में लुक डिसाइड करने में घंटों लग गए थे, जस्ट टू डिसाइड हाउ शी विल लुक अवे फ्रॉम द कैमरा, और जिस तरीके से शैडो वो पेड़ का जैसे आके ये होता है, तो वो राइटिंग में और किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा
उस पर वो बहुत ध्यान देते थे। दूसरी बात, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग ये ज़रूर है कि वो साहित्य पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। अ लॉट ऑफ हिज फिल्म्स आर एडप्टेशंस, जो हम डिस्कस तो नहीं करते हैं ज़्यादातर, बट बहुत सारी उनकी फिल्में हैं जो खास करके मराठी लिटरेचर से अडेप्टेड है। मैं तुलसी तेरे आंगन की इज फ्रॉम आशी तुझी प्रीत, चंद्रकांत काकोडकर की। दो रास्ते इज फ्रॉम नीलांबरी, काकोडकर जी की। दासी भी एक किताब से है जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी एक उपन्यास से है। मेरा साया इज रीमेक ऑफ अ मराठी फिल्म कॉल्ड पाटलाल, जो राजा परांजपे ने डायरेक्ट की थी, और वो जो है वो भी एक मराठी कहानी से अडेप्टेड थी। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में उनकी ऐसी थी जो कहीं ना कहीं पे लिटरेरी सोर्स से उन्होंने उठाया था। ज़्यादातर मराठी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मराठी लिटरेचर से। तो ये है उनका इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। बहुत एक डेफिनेट एक पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू को या एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स को वो पुश नहीं कर रहे थे। हालांकि कुछ चीज़ें हैं अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ विमेन जो मुझे आपको मेरी किताब में मिलेगा, जो मैंने थोड़ा बहुत आज के हिसाब से देखने की कोशिश की है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आज के हिसाब से कंटेम्पोरेरी नहीं है, बट उनके टाइम जिस समय में वो ये बना रहे थे उस समय के हिसाब से उन्होंने बनाई कहानियाँ। जैसा कि बताया, वो बहुत पढ़ते तो बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है, और पढ़ने से ही उनका फिल्म मेकिंग का एक जो फिल्म में किस तरीके से उसको डिस्प्ले करना है, हर चीज़ को उसको पोर्ट्रे करना है कैरेक्टर को, और म्यूज़िक कैसा होना चाहिए फिर। और ये मैंने कुछ जैसे प्यारेलाल जी रहे हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, देखिए दुर्भाग्य से शंकर जयकिशन जी के साथ काम नहीं कर सके वो, जबकि इतने बड़े बड़े गुणी संगीतकारों के साथ काम किया उन्होंने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ 10 फिल्में की उन्होंने, टोटल 27 फिल्में उन्होंने बनाई हैं, 26 उन्होंने डायरेक्ट की है, एक दो चोर जो उन्होंने अकेले सिर्फ प्रोड्यूस की थी। और उन 26 फिल्मों में से 10 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक है, 5 में आर डी बर्मन का म्यूज़िक है, और मदन जी का 3 में है, ओ पी नैयर का 3 में है, तो इस तरीके से बर्मंदा का 3 में है, फिर वो दत्ता का 1 में है, रवि साहब का 1 में है, फिर वो क्या बोलते हैं कमल मखदूम जी का एक लास्ट फिल्म में है। तो कहने का मतलब ये था कि वो जिन लोगों से मैं बातचीत कर पाया और उस लेवल पे बात कर पाया, तो राज साहब की एक बात एक थी, हर गाने की सिटिंग में बैठा करते थे। ऐसा हर प्रोड्यूसर नहीं करता है कि हर गाने की सिटिंग में उसको आखिरी अंजाम तक देने के लिए बैठा रहे कि इसका क्या प्रेजेंटेशन होगा, ये गाने को इस तरीके से किया तो क्यों लिया गया है, और इसमें सुधार भी करवा देते थे। और सुधार ऐसा हो जाता था कि अच्छा, बहुत गुणी इंसान थे, तो जो गुणी इंसान होने की वजह से बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये जो मदन मोहन और राज खोसला साहब की बहुत अच्छी एक ट्यूनिंग रही है, सेटिंग रही है। सब अचानक बोलते हैं कि अनीता के बाद क्या हो गया, अनीता तक तो चल ही रहा था, अनीता भी वही सेटअप था, तीसरा लगातार सेटअप था जो कि एक जैसा था। वो कौन थी, फिर मेरा साया, और फिर वो क्या हुआ ऐसा। तो अचानक ये जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होते हैं, और वो उसमें आपस में बातचीत में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ी कहानी उछलती है इन दिनों बातें। कोई गाना आँख, नैन, नज़र, निगाह, मैं आपको फैक्ट के साथ इसे लिख के देखा, मेरे को वैसे भी याद है, पर फिर भी पढ़ के सुनाता हूँ तो अच्छा लगेगा आपको। पहले फिर मिला तो गाना क्या बोलते हैं, या खुल के नैन मिला, नैन आया वहाँ। दूसरा CID, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तीसरा काला पानी, नजर लागी राजा तेरे पर। 16वां साल, नजर की कटारी। और फिर इसके बाद आया बम्बई का बाबू, नहीं इसके बाद ये क्या नाम है, एक मुसाफिर फिल्म में मेरी नजरें हसीन है कि कितनी की जो फेमस गाना था। फिर वो कौन सी आई, नैनावर से, मेरा साया, नैनों में बदरा छाया। फिर अनीता, करीबा है नजर। फिर उसके बाद चिराग, सबसे अच्छा गाना, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया। अब इसके बाद बहुत सारे गाने आप फिल्म उठाते जाइए, आपको मिलते चले जाएंगे। दो रास्ते, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। तो आंखों को लेकर उनको बहुत बड़ा होता, हर फिल्म में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूरी लिस्ट में देखिए। एक आध को छोड़ दो, जैसे वो मेरा गाँव मेरा देश, उसमें सब इस तरीके के गाने तो उसमें आती नहीं है, बाकी सब में मैं हर फिल्म में एक ना एक गाना आंखों के ऊपर है। वो कितना बड़ा उनका ये हो रहा है, और ये अगर डायरेक्टर चाहेगा, प्रोड्यूसर चाहेगा तभी होगा।
बैठ के वो निकलवाएगा कि मेरे मुझे आना चाहिए, तब आंखें आती हैं। और एक ऑब्सेशन का उनका 2 से 2 आप देखिए पहली फिल्म उनका 2 के ऊपर थी 2 वजन, फिर उन्होंने बनाई 2 रास्ते, फिर उन्होंने बनाई 2 प्रेमी, फिर उन्होंने 2 चोर प्रोड्यूस की, पर वो उन्होंने खुद नहीं रखी। इसके अलावा 2 और फिल्में थी जो 2 से शुरू हुई थी। एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, शुरू की थी 2 खिलाड़ी। वो 2 खिलाड़ी फिर वो बनते बनते उन्होंने बोला नहीं यार कुछ टाइटल में मजा नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला 1 खिलाड़ी 1 हसीना, फिर वो भी मजा नहीं आया तो टाइटल चेंज हुआ है 1 मुसाफिर 1 हसीना, ये वो है। और एक और फिल्म की थी उन्होंने 2 पे 2 शिकारी, तो 2 शिकारी फिल्म को बनते बनते धर्मेंद्र जी को लेके बनाई थी, शुरुआत की थी उन्होंने, तो बनते बनते कुछ अटक गई, विनोद खन्ना जी आए, फिर आए, चित्रगुप्त जी का म्यूजिक था और 16 सब बाद में छोड़ दी उन्होंने। फिर वो तो मेरे ख्याल से उनकी वो किसी और ने फिर कंप्लीट की, वो फिल्म कंप्लीट ही नहीं हो पाई थी। वो 2 शिकारी भी होती तो उनकी हुई, वो फिल्म कंप्लीट ही नहीं हो पाई। बाद में फिर पूरे सब स्टार कास्ट को चेंज करके म्यूजिक रखा गया चित्रगुप्त जी का और वो फिल्म कंप्लीट हुई। ये एक वो होता है, एक सेंस होता है, फिर 2 के साथ ही जोड़ना हो तो दोस्ताना। Very good catch. A good catch on 2. अरुण शेखर जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है, तो राज खोसला जी की सुपुत्री जी आदरणीय था सुनीता भल्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं, इस चर्चा में शामिल हो जाए कृपया। बहुत बढ़िया, मैं तो चाहती चर्चा कंप्लीट होगी तभी। सुनीता जी, आपसे यही एक सवाल सबकी तरफ से कि सारी दुनिया बोलती है राज खोसला साहब की फिल्मों में स्त्री को बहुत गौरवशाली तरीके से, बहुत सशक्त तरीके से चित्रित किया गया है, तो आप जो है आपको इस बारे में कैसा लगता है? I'm very honored, Mani, you are having so much respect, and it's my honor to be there. And Ma'am, can you just speak a bit louder? Our mic supply is off. No, the power has gone down. That's the reason. So you just. thank you so much, everyone, for having me here this evening. It's really my pleasure, and thank you for acknowledging my time today. It's a big thing for me and for our family. And thanks to Rose again for the good work which he's done. So big hand to Rose. Wonderful. His book has been wonderful. So I request all of you sitting here to please take his book and do read it, because he has worked so hard for it, and उसके पास उसने जो मैजिक किया है इस बुक में है, उसने QR कोड्स बनाए हैं। तो QR कोड से आपको हर गाना, हर मैटर, हर चीज़ जो आपको चाहिए डैडी के बारे में, वो उस बुक में है, उस QR कोड में है। That is the beautiful thing which is done, which nobody has done till today. So that was such a commendable job it is. Observation is that he is always a big, he has always been a woman's man. He always loved women all around him, and he used to love presenting him in beautiful manners, किसी भी स्टाइल में, किसी भी पर जो भी मूवी का सीन होता था या गाने होते थे, he used to see from top to bottom. My heroine should look beautiful. That's all. चाहे वो बिंदी से लेके चलो, चाहे पायल से लेके चलो, चाहे चूड़ियाँ से लेके चलो, चाहे उनके कलर साड़ियों से ऊपर चलो, everything was so meticulous, and he used to look into it particular himself. कि अगर ये कॉस्ट्यूम्स आते थे, चूज करना होता था कॉस्ट्यूम से इसको क्या पहनाना, all that he used to see कि माने क्या सूट करेगा किसी को सिंपल सूट करता है, किसी को थोड़ा फ्लैशी सूट करता है, किसी को just plain colors only. So he used to love doing that, which was his favorite. निर्देशक या कोई म्यूजिक कोई व्यक्ति आता था, किस तरह से सिटिंग से कुछ हुआ क्या बताएंगे? मेरे को जो याद है, हम लोग बैठते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में, बैठते थे हम लोग, पे जाते थे लता जी के साथ या रफी जी के साथ या लक्ष्मीकांत बेहरा जी के स्क्रीन होती थी, हम लोग बैठ के म्यूजिक सुनते थे। हम लोग छोटे से लोग थे, नहीं थे, मैं जाती थी ज़रूर, क्योंकि मुझे म्यूजिक से बहुत लगाव है। तो यहाँ बैठ के हम लोग सुनते थे म्यूजिक कैसे बनता था, कैसे मैंने वो एक एक गाने का, एक एक लिरिक्स का इतना बेखूबी से वो ख्याल रखते थे कि मैंने लिरिक्स कहाँ जा रहा है, अगर वो सही से जा रहा है, कहीं ऊपर नीचे जा रहा है, या वर्ड गलत हो रहा है, ही वो तो managed to correct and say
रिक्वेस्ट करते थे सबको ऐसे से बजाओ, ऐसे करो, इंस्ट्रूमेंट्स को भी बताते थे कि मैंने ऐसे से बजाओ, ये इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करो, शायद इससे फर्क पड़ेगा गाने पे। सो वेरी पर्टिकुलर ऑन द सॉन्ग एंड यूज्ड टू बी देयर फॉर द रिकॉर्डिंग्स, व्हिच वाज अ मस्ट फॉर हिम। बैठते थे स्टूडियोज में करते थे। कोई सवाल? जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूँगा अबाउट रिप्लेस करने के लिए, ये जो टाइटल सॉन्ग है उसका मैं तुलसी तेरे आंगन की, आनंद बख्शी जी से मिलने के लिए मैं भी कभी कभी जाता था, उनके बेटे राजकेश बख्शी से भी दोस्ती है। तो आनंद बख्शी ने बताया कि ये गीत जब राज खोसला साहब को दिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले कि जो आपने 2 लाइन का मुखड़ा लिखा उसमें मेरी फिल्म की पूरी कहानी आ गई। मैं तुलसी तेरे आंगन की, तो क्या बोलते हैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। उन्होंने कहा कि इतने में बस पूरी कहानी है हमारी फिल्म की। तो इस तरह से मतलब जो अच्छी चीज़ होती थी उसको एप्रिसिएट भी करते थे। तो वो जब गली से बाहर निकलते थे तो उनके दोस्त थे लकड़ा साहब, तो जो है खिड़की दिखाई पड़ जाते थे, हाथ हाथ हिला देते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि वो खिड़की बंद हो गई और उसके बाद जो है ये खिड़की कभी जो है ना खुलती ही नहीं है। तो एक दिन मिल गए लकड़ा साहब, पूछा क्यों खिड़की आपकी बंद हो गई? तो उन्होंने कहा कि जो है मेरे घर में एसी लगा है इसलिए खिड़की बंद रहती है। उस समय एसी बहुत कम लोगों के घर में होता था। तो बख्शी जी ने कहा कि यार लगा होगा एसी, लेकिन ये खिड़की तो मेरी दुश्मन है जो बंद रहती है हमेशा, आपके दीदार नहीं होते। और वही गीत जो है कितने सुंदर तरीके से इसी फिल्म में आया, ये खिड़की जो बंद रहती है। तो मतलब जो कुछ बूढ़े लोग आपस में मिलते हैं कि राज खोसला साहब मिले, आनंद बख्शी जी मिले और उनके साथ में लक्ष्मी प्यारे जी मिले या जो दूसरे संगीतकार हैं, ये जो टीम वर्क होता है, जितने भी बड़े फिल्मकार हुए हैं उनके यहाँ ये सब टीम वर्क बहुत अच्छा रहता है। तो आप जो सवाल पूछना चाहें आपका स्वागत है। शमी जी, आपसे जानना चाहूँगी, आप जी आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने कहा लज्जा गले जो है वो सॉन्ग ऑफ मिलेनियम है, तो थोड़ा बता जाने इस बात पे, किस तरीके से चुनाव हुआ, किस तरीके से तय किया गया? देखिए लास्ट जब 21st सेंचुरी में आए और हमारी जो फिल्म जो प्रथा है वो 31 के बाद से टॉकेटिव हो गई और 70-80 साल हो गए थे। तो 70-80 साल में बहुत लंबा एक अरसा होता है। तो बहुत सारे जो एक ज़माने में जैसे श्रोता संघ हुआ करते थे जो बिना का गीत माला बनाते थे, इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने मिल करके और वोटिंग करवा के और सब चीज़ निकाली। तो सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम, रोमांटिक सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम पाया गया, लग जाकर। इसी तरीके से क्लासिकल, बेस्ट क्लासिकल सॉन्ग इन द फिल्म वो पाया गया, मन रे तू कहे न थी। और ये और सबसे बेस्ट जो क्या बोलते हैं कवाली वाला गाना पाया गया, वो ना तो कारवां की तलाश है। इस तरीके से 16 चीज़ों को उन्होंने डिफाइन किया था और 16 गाने सामने आए। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उसमें से 2 गाने दूसरा सामने। ये भी देखिए मेकर ही इतने बड़े थे कि फिल्म राज खोसला साहब का एक और ख़ास बात है, हम जब बात करते हैं कि गोल्डन एरा ऑफ हिंदी फिल्म, तो गोल्डन एरा उन्हीं का बनाया हुआ देखा जाए तो 55 to 80 मैक्सिमम। तो 55 में उनकी पहली हिट फिल्म आई CID और उसके बाद 80 तक रहा। तो 80 तक बस वहीं तक है माना जाए। कोई उसके आगे 80 के बाद तो फिल्में बदलनी शुरू हो गई, तो उसमें थोड़ा सा अलग सेंस आ गया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उसी दौर का म्यूजिक को गोल्डन एरा माना जाता है। ये कितने आश्चर्य। आप मतलब मेरा तो खैर फेवरेट सॉन्ग है ये वाला, ये गाना आज भी नए नए बच्चे भी गाते हैं। नए बच्चे भी गाते हैं। ऐसा कोई भी ये क्या नाम है आपका शो, जो रियलिटी शो होता है ना, चाहे इंडियन आइडल हुआ कोई भी हुआ, वो एक ना एक सेगमेंट ऐसा आता ही और उसमें वो गाना होता ही। हाँ। ये हर उसकी पहचान बन गई है। इतना मैंने एक बार कभी और भी बताई थी बात, किसी के सामने बातचीत करी थी कि मदन जी एक बहुत बड़े कंपोजर रहे हैं और उनकी देखिए तीन बड़ी फिल्में और तीनों बड़ी फिल्में इन्हीं के साथ नहीं है, राज साहब के साथ है। अगर आप मदन जी का नाम लेंगे, मेरा साया सबसे पहले आएगा, वो कौन थी सबसे पहले आएगा, चिराग आएगा, ये सब राज खोसला साहब की फिल्म।
तो मदन जी इतने बड़े कंपोजर होने के बाद भी जीवन भर एक ही चीज़ को लेकर उनको एक अंदर से वो सालता चला गया कि उनको बड़ा अवार्ड नहीं मिला, कभी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, इतनी अच्छी अच्छी फिल्म, तो वो उसको लेकर अंदर से बहुत वो टूट से गए थे और 50-51 साल की उम्र में वो जाते रहे, नहीं रहे। तो अब आप आश्चर्य करेंगे कि एक ऐसा बड़ा म्यूजिक कंपोजर जिसको कभी जीवन में अवार्ड नहीं मिला, आज उसी के गाने गा के लोग अवार्ड ले रहे हैं। कितना आश्चर्य, आज उन्हीं के गाने गाते हैं लोग और उनको अवार्ड मिलते हैं, और जिसको कभी अवार्ड नहीं मिला। इस पे एक मैं सवाल जानना चाहूँगा सुनीता जी से कि आप जितने लोग हैं सबने पढ़ के देख के सुन के समझ के उनको जाना है, उनको सिनेमा से, आपने तो घर में रही हैं तो आप अच्छे से जाना है उनको, तो ऐसा कौन सा पॉइंट था जो लोगों को नहीं पता है एज ए डायरेक्टर, उनको चाहे काम करने का तरीका हो, उनका सोचने का तरीका कुछ भी, वो हमारे साथ क्या शेयर करना चाहिए? ऐसे कोई मैंने रूटीन क्या है, रूटीन में अगर वो रहते हैं, रूटीन में तो इसको जैसे घर पे रहते थे तो सुबह उठते थे जल्दी और जो भी मतलब रूटीन था करके फिर आके अपने बैल्कनी में बैठते थे, बैल्कनी में बैठ के उनका हारमोनियम में होता था, हारमोनियम में बैठ के वो अपना बजाते थे, करते थे, सुनते थे, गाते थे और ध्यान में रखते थे कि मैंने चलो ये मैंने आज ये बजाया है, गाने का मन किया तो गा भी लिया सुबह सुबह, और फिर जाके अपना जो नॉर्मल रूटीन है, शूटिंग रूटीन होती थी जो अपना निकलते थे नॉर्मल रूटीन पे, रात को आ जाते थे, देर से शूटिंग जैसे खत्म होती, स्केड्यूल खत्म होता तो आते थे, सुबह उनका ये रूटीन होता था, मैंने अपना हारमोनियम चाहिए उनको थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा बजाऊँ और अपना इंजॉय करूँ, और मेरा मी मोमेंट जो होता है मैं उसको लूँ सुबह सुबह। केवल साइकिल के साथ उनका बहुत प्यार था, वो केवल साइकिल के गाने गाते थे, बंगला बने आवाज़ में गाते थे, उनकी आवाज़ भी इतनी मिलती थी उनके साथ, और इनके साथ इतना प्यार, साइकिल साहब के साथ बहुत ही प्यार था। माइक तो नहीं है तो आप कोई गाना थोड़ा सा तकलीफ देंगे हम आपको, माइक नहीं है अभी लेकिन अभी थोड़ा सा आप गुनगुनाए हैं इस गाने को ज़्यादा गाते थे या I'll sing this lovely melodic song when you sing. लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो, लग जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो, लग जा गले ये सुंदर गीत और इस गीत की सुंदर प्रस्तुति हम लोगों के जहन में महफूज हो गई है। हम इसे एक मधुर स्मृति के साथ जाएंगे आज अपने घर, और हर्षदा जी से निवेदन है कि अब आप समापन करें। एक वो अभी राहुल जी ने पूछा कि वो मतलब एज एनकरेजिंग कैसे होता था, मैं जानना चाहिए वो फादर कैसे थे, मतलब डांटते थे, स्ट्रिक्ट थे, सॉफ्ट थे, कैसे थे? नहीं, ब्यूटीफुल फादर, नो डाउट अबाउट इट। माने हम लोग मस्ती भी करते थे, डांटते थे भी थे, स्ट्रिक्ट भी होते थे, डिसिप्लिन बहुत होता था हम लोग के साथ, क्योंकि हम लोग लड़कियाँ थी, हम लोग का होता था कि एवरीबडी शुड बी इन द हाउस एट 7 बजे हम लोग घर पहुँचना ही था, चाहे किधर भी हो। सो दैट वाज हिम, बट ही वाज अ लवली फादर, यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ फादर ही वाज, बहुत ही प्यारे थे।
हर चीज़ में माने कभी ना बोलना ही नहीं हमें। हमने कुछ भी मांगा, यस बेटा ले लो, यस बेटा ले लो, यस भगवान करे ऐसे फादर सबको। बिल्कुल होना चाहिए ऐसे फादर। How many siblings? We are 5 of us. 5 sisters, daughters. He's got 5 of us. 5 daughters. And all एक रहते हैं कलकत्ता में, एक रहते हैं बैंगलोर में, एक रहती है दिल्ली में, and 2 of us are in Mumbai. अमीश, आपके जो बढ़ते हुए मतलब जैसे कि कहा कि सिनेमा के इतिहास में जो निर्देशक है जिनके गाने और फिल्में दोनों काफ़ी सक्सेसफुल है, मतलब गाना चुने कि फिल्म चुने, मतलब एक आत्मीय था दोनों में, एक बंधन सा था। ये जो इनका एक बंधन था गाने और स्टोरी का, क्या मतलब उसके पीछे आपकी कहानी क्या देखते हैं, मतलब क्या खासियत थी कि वो दोनों भी हिट होते? मतलब स्टोरी टेलिंग उनकी फिल्में भी हिट रही एज वेल एज उनके गाने भी हिट। गानों का ऐसा है कि लिस्ट ऑफ मतलब सॉन्ग बहुत कम ऐसे फिल्म मेकर है जिनके नसीब में ये आता है गाने और फिल्में, उसमें से एक सक्सेसफुल। नहीं, उनके जो कंटेम्पररीज थे सबके गाने बहुत सारे हिट हैं, बहुत सक्सेसफुल है। रांची का एक पर्टिकुलर ये है कि नंबर ऑफ आइकॉनिक सॉन्ग्स, मतलब गाने हिट हैं, पॉपुलर हैं, लोगों को पता है, बट आज का रेलेवेंस जो हम लग जा गले की बात कर रहे थे, रिमेंबर द नंबर ऑफ फिल्म्स इन द पास्ट 5-6 years that have reproduced that song. In Bombay Talkies, the anthology film, जिसमें करण जौहर का ये कहानी, उसमें ये रिपीट हुई। Recently, सिकंदर, the सलमान खान फिल्म, उसमें रश्मिका मंदाना sings it, it's part of the trailer. मुंबई मेरी जान एक फिल्म आई थी, निशिकांत का, उसमें at the end साइलेंस होता है 1 मिनट का, उसमें अचानक से गाना प्ले किया जाता है और बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट को, फिर गाना वहाँ पे ये है कि ये है बॉम्बे मेरी जान, वो गाने को रिप्रोड्यूस किया जाता है। व्हाट झुमका was a huge hit song, same झुमका के गाने। So there are umpteen many songs. रांची का ये स्पेशलिटी रहा है कि they are still relevant, you will hear them in pubs in many other places. बहुत ज़्यादा उनके गानों का आज भी relevant है। बेसिकली जो म्यूजिक लोग थे ना, जो म्यूजिक का जो उनका ग्रुप था, LP with Majru, with Anand Bakshi, with that whole circle of his was so fantastic. So उसमें उनका इतना वो क्रिएटिविटी आती थी, वैसे भी आ जाती थी, और सबके साथ बैठ के दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, शाम की महफिल हो रही है, तो उसमें तो और ही मजा आता है। मदन जी का डेब्यू उनके साथ, मदन जी की पहली फिल्म आंखें, उसमें उनको सिंगर दिया गाना रेल वाला गाना, रेल में क्या हो रहा है। अर्चना जी, मेरी अरुण जी से बात हो गई, फिर से कोई ऐसा कार्यक्रम रखेंगे अच्छे माइक के साथ में जिसमें जो है जो आज चर्चा, सबके दिल में रख दी है, हाँ, जो चर्चा स्थगित की गई है, आज इसको जो है हम लोग कंटिन्यू कर सके, तो हमने कहा कि जो है ना अरुण जी की बात मान लीजिए, है ना, तो हम लोग इस चर्चा को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे दोस्त अरुण सिंह बहुत अच्छे पोएट, अभिनेता और राइटर हैं, इनकी कविताओं की किताब प्रकाशित हुई है, इनका जो है नाटक प्रकाशित हुआ है, और कई फिल्मों में, कई नाटकों में इन्होंने काम किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बढ़िया कलाकार आप सबके प्रति आभार व्यक्त करें। आइए एक सवाल पूछूं, एक ही सवाल सॉरी, मतलब से जा गई। अच्छा, राज खोसला जी का साधना जी, वैदा जी, गुरुदत्त जी और देवानंद बहुत ही सुपर हिट सा बंधन था, उस बारे में अगर कुछ आप इलाबरेट करें। इवन आप देव साहब के साथ तो रहा ही है, देव साहब वाज वन ऑफ हिज मेंटर्स, अपनी 3-4 लोगों को वो गुरु मानते थे, मेंटोर मानते थे, गुरुदत्त एक है, शशि मुखर्जी एक है, एंड देव साहब वाज ऑल्सो वन ऑफ देम, हालांकि कंटेम्पोरेरी थे, बट देव साहब को भी वो मानते थे बहुत ज़्यादा। देव साहब के सजेशन से वो इस लाइन में वो बनना तो सिंगर चाहते थे। यहाँ पे एक इंडिया कॉफी हाउस हुआ करता था चर्च के पास, फोर्ट के पास, वहाँ पे दोनों मिले और देव साहब ने सजेस्ट किया, इफ यू वांट टू बी ए सिंगर, एक तरीका ये है कि काम करो, लर्न टू बी ए डायरेक्टर, तो जब फिल्में बनाना शुरू करोगे अपने गाने उसमें डालो। अब वो इस वजह से वो उन्होंने शुरू किया गुरुदत्त के साथ, गुरुदत्त।
अच्छा अगर देखा जाए तो द नंबर ऑफ फिल्म्स दैट ही हैज डन विद गुरुदत्त, ही हैज डन मोर फिल्म्स विद राज जी। ऐसे आइकॉनिक माना जाता है गुरुदत्त के साथ उनका कोलैबोरेशन, बट सबसे ज्यादा फिल्म उन्होंने इन दोनों में सबसे ज्यादा फिल्में राज जी के साथ की है, 3-4 बैक टू बैक फिल्म इन द 50s। देव साहब के साथ तो रहा ही है, गुरुदत्त वाज हिज मेंटर, गुरुदत्त से उन्होंने गाने का पिक्चराइजेशन सीखा, उन्होंने गुरुदत्त की फिल्मों में बहुत एक्टिव कंट्रीब्यूशन दिया। जाल में शुरुआत में मोनोलॉग उनका है जो क्रेडिट नहीं है बट आवाज उनकी है। बाद में बहुत सारी फिल्मों में ये जो देव साहब ने उनको बताया था कि अपनी फिल्मों में अपनी आवाज डालना, ये तो हो नहीं पाया बहुत ज्यादा, बट इन्होंने बहुत सेरेंडिपियसली चुटके से अपनी आवाज डाल दी, और इस तरीके से डाली कि इस किताब में मेरे ख्याल से पहली बार इस चीज के बारे में बताया गया है। किसी ने नोटिस नहीं किया आज तक, ये 30, 40, 50 सालों में किसी ने नोटिस नहीं किया कि काला पानी में हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए रफी साहब से पहले राज जी ने गाया था। मुकरी साहब की आवाज में राज खोसला ने गाया ये गाना, और वो सुन के देव साहब बैठ के कोई चिट्ठी लिख रहे हैं, उन्होंने गाना सुना है, बाद में जाके वो ग्लोरियस गजल जो है रफी साहब की आवाज में बाद में सुनाया गया। प्रेम कहानी में राजेश खन्ना की आवाज में उनका नज़्म है, which I have tried to find कि उन्होंने किसमें किन्होंने लिखा है, ये बहुत ही उम्दा गजल है, बट वो राजी ने गाया है सैगल साहब की आवाज में। लेकिन आज तक कहीं पे उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। मैं जब प्यारेलाल जी को इंटरव्यू दे रहा था, प्यारेलाल जी थोड़े से डिस्टर्ब हो गए कि मैंने कंपोज किया, सारा हमने कंपोज किया, और उन्होंने कभी हमें बताया नहीं कि ये गाना उन्होंने बीच में डाल दिया। तो फिल्म के बीच में एक थोड़ा सा पोर्शन है जहाँ पे काका जी बैठ के अपने दोस्तों को गजल सुना रहे, नज़्म सुना रहे, तो वो सडनली यू वुड रियलाइज कि राजेश खन्ना की आवाज में सैगल साहब गूंज रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली राज खोसला। तो ऐसे 2-3 मौके हैं जिसमें उन्होंने अपनी आवाज अपनी फिल्म में बहुत सेरेंडिपियसली बहुत चुटके से डाला। दो रास्ते में भी एक तो सैगल साहब वो कॉमेडी सीन एक था, जब लोग स्टेयरकेस पे बैठते हैं, तो कॉमेडियन 4-5 कॉमेडियंस बैठे हुए हैं, तो एक डायलॉग है बोलने का, जब वो जाके वापस दो रास्ते को, तो वो एक गार्डन जैसा है, स्टेयरकेस पर कॉमेडियन बैठे हैं, एंड राजेश खन्ना सेइंग सम डायलॉग, वो डायलॉग आल्सो हिज डैड्स वॉइस, सो व्हिच नोबडी नोज, तो अगर ध्यान से सुनोगे आप तो उसका ध्यान रखना। फिल्मों में जो नारी स्त्री का एक चित्रण बनाया है, गौरव शोभा तो कौन सा observation is that he is always a film. He has always been a woman's fan. He always loved women all around him, and he used to love presenting him in beautiful manners. किसी भी स्टाइल में, किसी भी पर जो भी मूवी का सीन होता था या गाने होते थे, he used to see from top to bottom that my heroine should look beautiful. That's all. चाहे वो बिंदी से लेके चलो, चाहे पायल से लेके चलो, चाहे चूड़ियाँ से लेके चलो, चाहे उनके कलर साड़ियों से ऊपर चलो, everything was so meticulous, and he used to look into it particular himself कि अगर ये कॉस्ट्यूम्स आते थे, चूज करना होता था कॉस्ट्यूम से इसको क्या पहनाना है, all that he used to see कि माने क्या सूट करेगा किसी को सिंपल सूट करता है, किसी को थोड़ा फ्लैशी सूट करता है, किसी को just plain colors only, so he used to love doing that, which was his favorite. निर्देशक या कोई म्यूजिक कोई व्यक्ति आता था, किस तरह से सिटिंग से कुछ हुआ क्या बताएंगे? मेरे को जो याद है, हम लोग बैठते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में, बैठते थे हम लोग, पे जाते थे लता जी के साथ या रफी जी के साथ या लक्ष्मीकांत मैडम जी के सिटिंग होती थी, बैठ के म्यूजिक सुनते थे। हम लोग छोटे से मैं जाती थी ज़रूर, मुझे म्यूजिक से बहुत लगाव है, तो यहाँ बैठ के हम लोग सुनते थे म्यूजिक कैसे बनता था, कैसे मैंने वो मैंने एक गाने का एक लिरिक्स का इतना बेखूबी से वो ख्याल रखते थे कि मैंने लिरिक्स कहाँ जा रहा है, अगर वो सही से जा रहा है कहीं ऊपर नीचे जा रहा है या वर्ड गलत हो रहा है, ये वो तो मानो करेक्ट एंड सही है, थोड़ा सा इसको ऐसे चेंज करो, बता रिक्वेस्ट करते थे सबको ऐसे से बजाओ, ऐसे करो। इंस्ट्रूमेंट्स को भी बताते थे कि मैंने ऐसे से बजाओ, ये इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करो, शायद इससे फर्क पड़ेगा गाने पे। So very particular on the song that used to be there for all the recordings, which was a must for it. बैठते थे स्टूडियोज में और करते थे। कोई सवाल? जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूँगा अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन हिज फिल्म। तो इनकी
मदर से बहुत क्लोज थे ना। तो अगर दो रास्ते में जो कामिनी कौशल का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं पे उनकी मदर पे बेस्ड है। बहुत कुछ था उस फिल्म में जो बाद में एडिट करना पड़ा। एक एंडिंग थी, बहुत ही खास एक एंडिंग थी विद द मदर, जो बाद में चेंज करके वो इंडिया जब के लिए फिर बाद में ऐड करना पड़ा बॉक्स ऑफिस की वजह से। बट उनका बहुत लगाव उसके साथ था और फिर बाद में फिर के साथ था। तो ही वाज वेरी क्लोज टू द विमेन। कहीं ना कहीं पे ये भी एक कारण रहा होगा कि उनकी फिल्मों में फीमेल्स का जो बहुत खास होता था, बहुत डिटेल्ड और बहुत इम्पोर्टेंट था। वो बहुत सारे गाने हैं जो उनकी माता जी जो है गुनगुनाया करती थी और वहाँ से फिल्म आया। जैसे झुमका ओरिजिनली एक फोक सॉन्ग जो बहुत 1940s में एक फिल्म में ये गाना है। झुमका की लिरिक्स थोड़ी अलग थी, ये मैंने डाला है किताब, गाने का लिंक डाला है। तो वो गाना उनकी मदर से इंस्पायर होकर उन्होंने उसमें डाला। तो ये दैट कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजन कि उनकी फिल्म में कोई सवाल? आज से अगर आप जाओगे जयपुर जाओगे एक गार्डन बना हुआ है वहाँ पे, उसमें वो उसमें वो बना हुआ है, झुमका बना हुआ है वहाँ पे जयपुर बरेली में वो बना हुआ है झुमका करके, वो बना हुआ है उसका। बहुत शानदार चर्चा चल रही है। और ये थोड़ा समझ लीजिए 5 मिनट का अंतराल है जब तक लाइट जाने वाली है। तो अरुण जी जो है अभी आगे की कार्यवाही के लिए मैं बुला रहा हूँ।